गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने रिसोर्सेस यानी संसाधन किसे कहते हैं और इसके यूजेज क्या है, इसकी वैल्यू क्या है पढ़ा था। नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है रिसोर्सेस का, संसाधनों का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन यानी बांटना। रिसोर्सेस को किस प्रकार से बांटा गया है, ये चार कैटेगरियां बताई गई, उसके हिसाब से इसको बांटा गया। ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट, विकास के आधार पर। विकास कहाँ कितना हो रहा है, कहाँ कितनी उपलब्धता है, उसको दर्शाने के लिए कि कहाँ कितना खनिज उपलब्ध है, उसके आधार पर एक्चुअल और पोटेंशियल जो रिसोर्सेस है दो पार्ट में बांटा गया है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बायोटिक और एबायोटिक पार्ट में बांटा गया, बायोटिक और एबायोटिक। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ द रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी मतलब वापस उनका उपयोग किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। तो रिन्यूएबिलिटी के आधार पर नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल ये दो प्रकार है, इसके आधार पर इनको बांटा गया है। और वितरण के आधार पर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण करना, कहाँ कितना खनिज है, उसके आधार पर लोकलाइज और यूबिक्विटस के आधार पर इसको बांटा गया है। लोकलाइज मतलब क्या, लोकल एरिया जहाँ पर खनिज उपलब्ध हो जाते हैं वो लोकलाइज, और ऐसे जहाँ यूनिक एरिया जहाँ मतलब खनिज बहुत मुश्किल से उस एरिया में मिलते हैं, कम खनिज वो यूबिक्विटस करना। अब अब हम सबसे पहले पार्ट वाइज पढ़ेंगे डेवलपमेंट के आधार पर। एक्चुअल रिसोर्सेस क्या है? एक्चुअल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस है जिनकी क्वांटिटी को हम जानते हैं, जिनकी क्वांटिटी को हम जानते हैं कि इतनी क्वांटिटी उपलब्ध है हमारे पास, वो एक्चुअल रिसोर्सेस कहलाता है। प्रेजेंट टाइम में कितनी उपलब्ध है, भविष्य में वो कितनी उपलब्ध हो सकती है, इसकी तुलनात्मक जो एक्चुअल वास्तविक रिसोर्सेस की स्थिति है, ऐसे रिसोर्सेस को एक्चुअल रिसोर्सेस के रूप में समझा जा सकता है। जैसे पेट्रोलियम, वेस्ट बंगाल में एरिया है, वहाँ पेट्रोलियम बोलता है मिल सकता है, ऐसा सर्वे हुआ है, तो वो वास्तविक रूप से एक्चुअल रिसोर्सेस कहलाता है। कोल का जैसे रूहर रीजन है जर्मनी में, वहाँ पे कोल बहुत टाइप में उपलब्ध है, वो भी इतना अच्छा है। और डार्क सॉइल जो महाराष्ट्र में जो दक्कन का पठार है, उस एरिया में काली मिट्टी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, डार्क सॉइल, तो वो भी एक बहुत ही मतलब एक्चुअल रिसोर्सेस में आता है। दूसरा हम कहें तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल रिसोर्सेस। पोटेंशियल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस है जिनकी क्वांटिटी को हम जानते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसकी क्वांटिटी को हम जानते हैं, इसकी क्वांटिटी को हम नहीं जानते, और नहीं जानते तो प्रेजेंट में इनका यूज नहीं होता। पर फ्यूचर में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका उपयोग हो सकता है। अभी प्रेजेंट में नहीं हो रहा क्योंकि हम जानते नहीं, पर आगे भविष्य में अगर पता लग जाए इस एरिया में यह है खनिज, तो
ये फ्यूचर में आगे काम आने वाली जो संसाधन है उसको दर्शाने के लिए पोटेंशियल रिसोर्सेस को बांटा गया है। जैसे यूरेनियम जो लद्दाख एरिया है वहाँ यूरेनियम के बहुत है जो भंडार पाए जाते हैं, पर अभी प्रेजेंट में कोई यूज नहीं हो रहा है, आगे भविष्य में हो सकता है, ये मतलब माना गया। और फिर पोटेंशियल एनर्जी में जैसे विंड मिल है, विंड मिल का भी कम उपयोग होता है और भविष्य में इसका ज्यादा उपयोग हो सकता है। ऐसी मान्यता रखी गई कि विंड मिल जो विद्युत उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ताकि भविष्य में इसका उपयोग हो सकता है। ये हो गए एक्चुअल रिसोर्सेस और पोटेंशियल रिसोर्सेस। अब दूसरे पार्ट के चले उत्पत्ति के आधार पर, मतलब ये जो रिसोर्सेस है इनको दो पार्ट में बांटा गया है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक संसाधन। हिंदी में कहे तो जैविक और अजैविक संसाधन, ये दो प्रकार के पार्ट हैं इसके। जैविक संसाधन किसे कहते हैं और अजैविक संसाधन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बायोटिक और एबायोटिक। जैविक अजैविक। अब जैसे नाम से पता चलता है कि जैविक क्या है और अजैविक क्या है। जैविक जो हमें सजीव व्यक्ति से प्राप्त होते हैं रिसोर्सेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, वो जैविक कहलाते हैं। और अजैविक जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। जैविक संसाधन में प्लांट से हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, तो ये जैविक संसाधन है। एनिमल है, एनिमल से हमें बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती है, तो वह जैविक संसाधन है। वह संसाधन जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं वो जैविक संसाधन कहलाते हैं। और अबायोटिक जो नॉन लिविंग बीइंग से हमें प्राप्त होते हैं वो अबायोटिक संसाधन कहलाते हैं। लैंड, वाटर, एयर, सन, ये अजैविक संसाधन है। इनसे हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है, पर ये निर्जीव। जमीन जिस पर हम खेती करते हैं तो उससे कई सारी चीजें हमें प्राप्त होती है, कई वस्तुएं प्राप्त होती है, तो वो अजैविक संसाधन है। और जैविक संसाधन प्लांट, एनिमल, ये जैविक संसाधन है, इनसे भी हमें बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती है। तो नाम से जैसे पता चल रहा है जैविक और अजैविक संसाधन। पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज, बायोटिक और अबायोटिक, ये चार पार्ट अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबिलिटी के आधार पर इनको बांटा गया, पुनः इनका उपयोग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस है जो हमें प्राप्त होते हैं और वापस इनको नेचुरल प्रोसेस से हम वापस पुनः प्राप्त कर सकते हैं, बार बार प्राप्त कर सकते हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। जस्ट लाइक सोलर एनर्जी अनलिमिटेड है, सोलर एनर्जी का हम कभी भी उपयोग कर सकते हैं, बार बार इसका उपयोग किया जा सकता है, यह कभी खत्म नहीं होने वाली एनर्जी।
समुद्र का जो पानी होता है वो भी, इसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये खत्म नहीं होने वाला। सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, इनका उपयोग हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कर सकते हैं, पर पानी को रिन्यूएबल रिसोर्स से अलग रखें तो ठीक होगा, क्योंकि पानी का जितना उपयोग होता है और जितना अपव्यय होता है उसके आधार पर ज्यादा समय का स्टॉक नहीं है, वो तो हमें बार बार प्राप्त हो जाता है बारिश के कारण। तो इसलिए इसको रिन्यूएबल में डालने के बाद वापस पुनः प्राप्त हो जाता है, जितना खपत होती है पानी की उतनी खपत बारिश के द्वारा हमें वापस प्राप्त हो जाती है। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है फॉरेस्ट, जिनका उपयोग हम एक बार कर लिया और भी आगे भविष्य में यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे संसाधन है जो मतलब आसानी से सबके पास उपलब्ध हो जाते हैं। जंगल को मतलब एक बार में पूरे शोधन नहीं किया जा सकता, वो लंबे टर्म तक यूज आएगा हमारा। हाँ, अगर पेड़ों को आप जड़ों से काट दो, निकाल दो, तो फिर जंगल भी खत्म हो। ये ह्यूमन एक्टिविटी पर निर्भर करता है। जैसे मैंने पहले बताया है कि वाटर जो है वो अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, पर शॉर्टेज भी होती है पानी की, और ज्यादा ओवर यूज होना या पानी का सूखना, अब्जॉर्ब कर लेना जमीन के द्वारा, ये कुछ कारण है जिससे आगे ये फ्यूचर में इसकी बहुत कमी आ सकती है पानी। इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल में रखना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आगे भविष्य में इसका कम से कम लोग उपयोग करेंगे, क्योंकि इतनी इनकी खपत जैसे हो रही है उसके हिसाब से पानी का उपयोग रोकना पहले से ही कदम उठाना जरूरी है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनके स्टॉक बहुत लिमिटेड है, कम है, भविष्य में आगे इनका उपयोग हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये भविष्य पर निर्भर करता है, पर इनके स्टॉक सीमित होते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। भविष्य में क्या पता है इनका उपयोग होगा या नहीं होगा, या इनके स्थान पर दूसरे संसाधन की जगह होगी, ये इनकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। जैसे मिनरल ऑयल जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में मिनरल एंड ऑयल आते हैं, क्योंकि इनके सीमित स्टॉक है। भारत में बहुत ही कम स्टॉक है, दूसरी जगहों से ऑयल वगैरह मंगाया जाता है, यहाँ इनकी मांग बहुत ज्यादा मात्रा उपलब्ध है, इसलिए इनके स्टॉक सीमित है, इसलिए इनको इस कैटेगरी में डाला गया नॉन रिन्यूएबल। अब अगला जो आता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, पोटेंशियल, एक्चुअल, बायोटिक, एबायोटिक। Now fourth part, point 1 is localized and abiotic। जैसे हमको पता है कोई विशेष जगह होती है जहाँ खनिज उपलब्ध होते हैं, कुछ विशेष ऐसे जगह होते हैं जहाँ खनिज उपलब्ध होते हैं, और खनिज उपलब्धता के लिए भी बहुत सारे कारक जो है वो जिम्मेदार होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। उनमें है फिजिकल जो फीचर्स है, जैसे क्लाइमेट है, टेरियन एंड एल्टीट्यूड है, ये सब प्रभावित करते हैं खनिज की उपलब्धता और अनुपलब्धता को। तो इन सब चीजों को देखकर ही इन दो कैटेगरीज में बांटा गया है।
जैसे कोई एक विशेष रीजन एरिया है जहां पर कुछ खनिज बहुतायत में पाए जाते हैं, वो लोकलाइज्ड एरिया कहलाता है, जहाँ मिनरल्स एंड ऑयल्स ये सब चीजें उपलब्ध हो जाती है आसानी से, वो लोकलाइज्ड एरिया कहलाता है। और इनके लिए भी कई कारक जैसे क्लाइमेट, फिजिकल फीचर जो भी है, ये सब जिम्मेदार है। टेम्परेचर के सब जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उस एरिया, वो सब जिम्मेदार होते हैं। जैसे एग्जांपल है मिनरल एंड आयरन, बिहार और झारखंड में बहुत टाइप के मिलते हैं, क्योंकि उस एरिया के जो फिजिकल फीचर्स है वो इनकी उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। अब रिसोर्सेस, वो रिसोर्सेस है जो पृथ्वी की सरफेस पर कहीं भी मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं, ये सभी जगह उपलब्ध होते हैं, पृथ्वी के हर एक एरिया में उपलब्ध होते हैं। जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश, ये सभी जगह उपलब्ध है, विश्व के हर कोने में उपलब्ध है। तो ये मतलब जो वस्तु सभी, जो संसाधन सभी जगह उपलब्ध हो, वो अबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज के पार्ट हैं जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज है जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। इसके चार कैटेगरी के दो पार्ट, यानी एक पार्ट हो गया। अब हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बताइए? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में। Human made resources नेचुरल रिसोर्सेस हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर उनका सेवन वगैरह उनको अपने आकार से मनुष्य ढालता है वास्तविक रूप से, तो वो नेचुरल रिसोर्सेस को ह्यूमन जो है वो अपने हिसाब से उसका उपयोग करता है, और अपने हिसाब से उपयोग करने के बाद कोई एक नई चीज बनाता है, वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस में आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस का उपयोग करके वो बनाता है। जब किसी रिसोर्सेस का ह्यूमन बीइंग अपने हिसाब से उसको निकाल के उसको अपना एक नया आकार देता है, और वो भी किसके द्वारा? अपनी स्किल और टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो वो मैन मेड रिसोर्सेस बन जाते हैं। जैसे अपने एग्जांपल है आयरन ओर है, लोहा। इस लोहा को जब निकालते हैं और उसका अलग अलग शेप बना के ह्यूमन उसका उपयोग करता है और एक नया जैसे टेबल लोहे की या कुछ बनाता है, तो जो बनी हुई चीज है वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाती है। इसमें टेक्नोलॉजी जो मानव यूज करता है और अपने स्किल यूज करता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जिसे मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके एक नया संसाधन बनाता है, वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाता है। इसका ये एक पार्ट है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। सबसे जो महत्वपूर्ण रिसोर्सेस संसाधन है वो है ह्यूमन खुद ही। मनुष्य खुद ही एक संसाधन है। मनुष्य
अपने स्किल, अपने नॉलेज, अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा और मजदूरों की सहायता से रिसोर्सेस का उपयोग करता है और उससे नई कोई वस्तु बनाता है। तो मनुष्य खुद एक रिसोर्सेस है जो अपना यूज करके, जो दूसरों के द्वारा या अपना खुद का यूज करके, अपने स्किल, अपने नॉलेज, अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके एक बहुत सारी वस्तुएं समाज को दी, तो वो खुद एक रिसोर्सेस कहलाता है। एक देश का जो विकास है या उसकी समृद्धि है, वो उस देश के जो निवासी है, जो जनसंख्या, जो लोग वहाँ रहते हैं, उस पर निर्भर करता है। एक देश कितना विकसित है वो उसका वहाँ के लेबर पावर और ह्यूमन बीइंग पर पूरी तरीके से निर्भर है। ह्यूमन बीइंग अपने स्तर पर प्रोडक्शन करता है और प्रोडक्शन से देश आगे बढ़ता है। तो ये प्रोडक्शन जो नेचुरल रिसोर्सेस का उपयोग करके वो करता है, तो वो खुद एक रिसोर्सेस बन जाता है। स्किल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्किल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस। मानव अपने स्किल का उपयोग करके नई कोई वस्तु बनाता है, तो वो ह्यूमन रिसोर्सेस कहलाती है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेस और ह्यूमन खुद एक रिसोर्सेस, ये दो अलग कैटेगरी बन जाती है। नेचुरल के 4 पार्ट, जिसके हर एक पार्ट दो पार्ट ये है। ह्यूमन मेड खुद रिसोर्सेस, जो ह्यूमन द्वारा कई चीजें बनाई जाती है, ये सब ह्यूमन रिसोर्सेस और ह्यूमन मेड रिसोर्सेस में है, आते हैं। आज हमने अलग अलग प्रकार पढ़े ह्यूमन रिसोर्सेस के, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस के बारे में पढ़ा, एक्चुअल और पोटेंशियल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ा, लोकलाइज्ड एरिया में जो रिसोर्सेस उपलब्ध होते हैं उनके बारे में पढ़ा। तो आज हमने मतलब रिसोर्सेस के सभी काइंड जो है उनके बारे में जानकारी हासिल की। अब कल हम रिसोर्सेस कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम खनिजों का किस तरीके से उपयोग करते हैं। तो उपयोग के आधार पर किस तरह की जो विद्या बताई गई अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा, इस तरीके से हम उपयोग करें तो आगे भविष्य में हमें चिंता नहीं रहेगी संसाधनों के बारे में। तो आज के लिए बस इतने ही, मतलब रिसोर्सेस की जानकारी उपलब्ध होगी। कल हम वापस अगले वीडियो में देखेंगे रिसोर्सेस कंजर्वेशन और अन्य कोई चीजें हैं उनके बारे में। आज का जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। आपको ये बताना है कि कोई दो रिन्यूएबल और पोटेंशियल, रिन्यूएबल और पोटेंशियल जो रिसोर्सेस है उनके नाम आपको बताने हैं, रिन्यूएबल और पोटेंशियल रिसोर्सेस के। ये दो क्वेश्चन आज के लिए। थैंक यू।